नमस्कार, आपके साथ में अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। प्रदेश कांग्रेस में आज लंच डिप्लोमेसी देखने को मिली। विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद और कांग्रेस में संगठन विस्तार के ऐलान से पहले इस लंच डिप्लोमेसी को काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरह से हुड्डा के बुलावे पर सारे दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या ये हुड्डा की ओर से दिया गया लंच आला कमान की अपने शक्ति से अवगत कराना था? आला कमान को बताना था कि देखिए हमारी पावर क्या है? इन सारे पहलुओं को विस्तार से समझने के लिए पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखें, फिर चर्चा करेंगे। इस तस्वीर को देखिए। एक टेबल और 3 अहम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल का एक टेबल पर एक साथ लंच करना और फिर इस लंच के दौरान खुशगवार माहौल कई सवालों की ओर इशारे कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। ये तस्वीर विपक्ष के उस आरोपों का भी जवाब है जिसमें कहा जाता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में आपस में ही नहीं बनती है। लेकिन कम से कम इस तस्वीर में तो सब कुछ ठीक लग रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लंच पार्टी में पार्टी के सभी दिग्गज मौजूद रहे। पार्टी के लगभग सभी विधायक, पूर्व सांसद और पार्टी प्रत्याशी इस लंच पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी हुड्डा की लंच पार्टी की शोभा बढ़ाई। कुल मिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी दिग्गज नेताओं को एक मंच पर लाने में सफल रहे। हुड्डा के इस लंच पार्टी को शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। इधर सियासी पंडितों की माने तो हुड्डा ने इस आयोजन के सहारे हाईकमान को अपनी ताकत का एहसास दिलाया है। पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति किसी भी समय हो सकती है। हुड्डा से पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी विवेक बंसल ने उनसे पदाधिकारियों के नामों की सूची मांगी थी और इसी संदर्भ में इस लंच पार्टी को काफी अहम माना जा रहा है। भले ही इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने इस लंच डिप्लोमेसी पर बोलते हुए कहा कि कोई नई बात नहीं है। हुड्डा साहब ने बुलाया इसलिए सभी लोग गए। लंच डिनर्स पहले भी होते रहे हैं, मैंने भी दिया है, हुड्डा साहब ने भी दिया है, हमारे प्रभारी जी ने भी दिया है। लोग हमेशा साथ बैठे, हमारे पार्टी प्रोग्राम्स में सभी लोग सम्मिलित होते हैं। तो ये कोई वो बात नहीं, सामाजिक कार्यक्रम था, उन्होंने बुलाया और सभी लोग गए, तो अच्छी बात है, उसमें कौन सी है। कुमारी सैलजा ने संगठन विस्तार को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कहा कि संगठन विस्तार का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। अनाउंसमेंट हो जाएगी। पार्टी पदाधिकारियों के नामों की सूची पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी विवेक बंसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप चुके हैं। अब ये सूची मुख्यालय पर अटकी हुई है। सूची अटकने का सबसे बड़ा कारण पार्टी आला कमान हुड्डा को किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहता है। इसलिए हर नाम को पूरी तरह से परखने के बाद ही पदाधिकारी नियुक्त होंगे। हालांकि पार्टी ने जिलाध्यक्षों और स्टेट कार्यकारिणी के नामों में पार्टी के लिए काम करने वालों को तवज्जो देने का दावा किया है। लेकिन लंच डिप्लोमेसी के बाद पार्टी में किस किस को जगह मिलती है और किस किस का पत्ता साफ होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। लंच पर मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये तो कांग्रेस ही बेहतर बता पाएगी। हालांकि सभी कह रहे हैं कोई लंच डिप्लोमेसी नहीं थी, किसी तरह की पॉलिटिकल एंगल नहीं ढूंढी जानी चाहिए, इसमें ये खुद कुमारी सैलजा भी कह रही हैं। लेकिन विश्लेषक क्या कहते हैं और चर्चा के दरमियान क्या निकल कर आता है? क्या प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक होने लगा? आइए पैनलिस्ट के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। योगेश कौशिक हैं, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट है सर, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान है, प्रवक्ता बीजेपी। चौहान जी बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ कांग्रेस से रमेश बामल जुड़ गए हैं। रमेश जी बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत रमेश जी आप ही से कर लेते हैं। बामल साहब, प्रदेश कांग्रेस में सब ठीक होने लगा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल।
कांग्रेस में बिल्कुल सब ठीक चल रहा है और आज सभी हमारे जो विधायक थे आज सभी इकट्ठे हुए हैं, लंच किया है। सर ठीक चल रहा है और ठीक होने लगा है, दो अलग अलग बातें हैं। मैंने सवाल पूछा था सब ठीक होने लगा है, अब कोई मतभेद नहीं है। बिल्कुल पहले भी नहीं जी, पहले भी ठीक चल रहा था, आज भी ठीक चल रहा है, आगे भी ठीक चलेगा। आज ठीक चल रहा है, आगे ठीक चलेगा, ये तो मैं मान लेती हूँ। पहले ठीक चल रहा था, इसे थोड़ा पचा पाना मुश्किल है सर। क्या कोई हाईकमान की तरफ से कोई आदेश था या संगठन विस्तार से पहले आप लोग कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि इस बार कोई मनमुटाव नहीं है, जो भी नाम अनाउंस किए जाएंगे वो आपसी सहमति से है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी सभी विधायक इकट्ठे हुए थे, हमने विधायक थे साथ में, और आज काफी दिनों के बाद फिर गेट टुगेदर हुई है ये एक पार्टी की, और सभी ने इकट्ठा वहां खाना खाया, लंच किया और अपने मंत्रणा की है। इसमें किसी को कोई शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चलिए, गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत कुछ छोड़ा है आप लोगों ने यहाँ पर गुंजाइश के लिए। चौहान साहब, प्रदेश कांग्रेस कई दिग्गज चेहरे एक साथ, जो आपसी कलाबाजी होती थी, जो गुटबाजी होती थी, उसको सिरे से नकारते हुए एक साथ एक टेबल पे बैठ के लंच करते हुए आज नेताओं को आपने भी देखा होगा। प्रदेश कांग्रेस की इस एकजुटता से बीजेपी पर कोई असर? अनामिका जी, एक बात तो ये कि अगर ये एकजुट होते हैं तो हो अच्छी बात है। इनके एकजुट होने से हमारी सेहत पर, हमारी राजनीतिक सेहत पर कोई असर होने वाला है, इसकी कोई संभावना नहीं है। हम अपने काम, अपनी नीतियों के दम पर प्रदेश की जनता का जनादेश लेकर आए। 19 में, 14 में, 24 में भी लाएंगे। रही बात कांग्रेस के अंदरूनी संकट, उसकी एकजुटता की, अगर जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा, आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया, अगर वहां सब कुछ सामान्य होता तो नेताओं के एकजुट होकर एक टेबल पर बैठकर लंच करने पर आप और हम चर्चा नहीं कर रहे होते। जहां सब कुछ ठीक होता है वहां इकट्ठे होना कोई घटना नहीं होती। जहां इकट्ठे होना एक अनहोनी की तरह देखा जाए, ये कैसे हो गया, ये कैसे इकट्ठे बैठ गए, ये भी इकट्ठे होते हैं। जहां यूं देखा जाए लंच पर इकट्ठे होने के किसी पार्टी के शिखर नेताओं को, उसका अर्थ यही होता है कि साहब भीतर कुछ और चल रहा है। और जैसे कैसे हरियाणी में कहना हो तो एर के, गेर के, पचेर के, झुक कर चुप कर इकट्ठे करे, एक मेज में बिठाए और आला कमान ने न्यू कहा भाई बैठो रे, नहीं तो थारी खैर कोली। हमें तो इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई देती है कि ये आला कमान का डंडा है, केंद्र के इनके प्रतिनिधि आए, उनके डंडे के चलते सारे के सारे इस लंच पर इकट्ठे हुए। वरना तो इनकी वर्तमान अध्यक्षा कुमारी शैलजा को हटवाने के लिए पूरे का पूरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा उसने दिन रात कैसे करके रखी है पिछले कुछ महीने में आपने सबने सार्वजनिक रूप से देखा। और कुमारी शैलजा की हालत ये है कि वो इतने समय से प्रदेश की अध्यक्ष हैं, आज तक उनको दूसरे खेमों ने और आला कमान ने अपने संगठन की घोषणा करने नहीं दी, उसको गठित करने नहीं दिया। ये ऐसी बढ़िया वाली दमदार कांग्रेस पार्टी है जिसके बरसों से एक से ज्यादा अध्यक्ष बिना जिले ब्लॉक के प्रदेश के पदाधिकारी नियुक्त किए हुए रिटायर हो लिए। तो इनके आंगन की हालात, इनके घर की हालात का इससे बड़ा प्रमाण क्या होता है कि एक प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर होकर के पार्टी भी छोड़ गए, वे अपने ब्लॉक और जिले के पदाधिकारी नहीं बना पाए। कुमारी शैलजा को हम देख रहे हैं, हर दिन वो कह देती है ये आई ये जारी हुए नाम, लेकिन आज तक उनको भी इन्होंने अपने पदाधिकारियों के नाम उनकी घोषणा करने नहीं दी। फिर भी अगर बामल साहब प्रसन्न होना चाहते हैं तो हमें तो क्या दिक्कत है, इनके घर में सब कुछ ठीक चले, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। हम तो सबके कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं। यानी कांग्रेस की मजबूती बीजेपी पर कोई असर नहीं डालेगी? हम कांग्रेस की सियासत से प्रभावित नहीं होते। हम अपने काम के दम पर, अपनी नीतियों के दम पर
जनता की सेवा में लगे हैं, निरंतर लगे रहेंगे, कांग्रेस की खामियों को जो बेनकाब करते रहेंगे, इनकी गड़बड़ों को जनता के सामने उजागर करते रहेंगे। जो हमारी प्रजातांत्रिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते रहेंगे। ठीक है कौशिक साहब, भूपेंद्र हुड्डा साहब ने जो ये लंच बुलाई थी, लंच डिप्लोमेसी या फिर शक्ति प्रदर्शन, विधायक, पूर्व सांसद सभी पहुंचे थे। सिर्फ कुमारी शैलजा और किरण चौधरी जो अलग अलग गुट माने जाते हैं, उनके पहुंचने से हमें इसे एकजुटता के तौर पर देखा जाना चाहिए या लंच डिप्लोमेसी, क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है, 90% बातें तो ना, आज मैं वीरेंद्र चौहान जी की बातों से सहमत हूँ, उन्होंने कह भी दी हैं काफी सारी चीजें। और अब मैं दो बातें करना चाहता हूँ। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जी हमारे धुरंधर नेता सारे के सारे इकट्ठे हो गए, तो मुझे उसमें थोड़ा नहीं, सा वो ये पहले वो उन्होंने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है, ना ठीक, लेकिन बाद में उन्होंने संभाल लिया कि नहीं हम पहले भी एक थे। मैं पूरी बात कर देता हूँ। आज एक मैच चल रहा है इंडिया का, हाँ। जिसमें धुरंधर बैट्समैन सारे के सारे, उनका वही हाल है जो कांग्रेस के हरियाणा के नेताओं का हाल पुराने इलेक्शनों में हुआ है। हाँ। सारे आउट हो गए हैं, मतलब 13-14 रन पे 4-5 विकेट आउट हो गए थे। तो हरियाणा के अंदर जो है 10 के 10 विकेट गिर गए थे जी, जिनमें से हुड्डा जी भी थे और दीपेंद्र हुड्डा भी थे, जो कि बड़े कद के माने जाते हैं। उनके साथ साथ शैलजा जी भी लड़ी थी चुनाव, ठीक है। तो कांग्रेस अब धुरंधर वाली बात तो ना करे, इन्हें अपने आप को रीएस्टेब्लिश करने के लिए ये जो कार्रवाई जो कर रहे हैं अब, ये करनी ही पड़ेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और वीरेंद्र जी ने जो बात कही है, मैं उससे 100% सहमत हूं कि जब मेरा अंदाज है कि जो पिछला चुनाव जब हुआ था हुड्डा जी के नेतृत्व में, उसके बाद से जब वो अशोक तंवर जी जब से बने थे, अशोक तंवर जी के बनने के बाद से लेके और आज तक भी आज ऑन डेट बात कर रहा हूं मैं कि इनके जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष ये कोई नहीं हैं। और ये जितने चुनाव इन्होंने लड़े हैं बिना ऑर्गेनाइजेशन के लड़े हैं। ठीक है। तो जो भी लोग जीते हैं वो अपने दम पे जीते हैं, अपने दम पे लड़े हैं। तो लोगों को, मतलब कांग्रेस ने आपस में ये लड़ाई झगड़े किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो ये पावर का आप बता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस में अगर हम देखते हैं तो हुड्डा जी पावरफुल हैं। और मुझे जो लगता है उन्होंने ये शक्ति प्रदर्शन किया है और दिखाया है हाईकमान को कि जो मैं चाहता हूं वो जल्द से जल्द कर दो, वरना पंजाब में जो गड़बड़ चल रही है, अभी छत्तीसगढ़ में भी झगड़ा शुरू हो गया है, राजस्थान में भी झगड़ा हो गया है, कहीं हरियाणा में झगड़ा ना हो जाए। तो मुझे यकीन है, अभी मैं अभी बता के जा रहा हूं और फिर शायद महीने 2 महीने में जब नतीजे आएंगे फिर बैठते हैं यहाँ पे। मुझे नहीं, अभी तो शैलजा जी कह रही है कि बहुत जल्दी संगठन विस्तार के बारे में, वही संगठन विस्तार में बता के जा रहा हूं आज वही बता देता हूं पहले ही। उस संगठन विस्तार में 90% मुझे भरोसा है कि हुड्डा जी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाएगी। और मेरा मानना भी ये है कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए अगर किसी भी सरकार को आगे बढ़ के आगे काम करने के लिए करना है तो। अब क्या है, एक तो आप अपोजिशन में हैं, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, सबको काम ही करना है। अब बीजेपी इसलिए मजबूत है, उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। वो सेंटर में भी किसी को दे सकते हैं, स्टेट में भी चेयरमैन बना दो जी, ये कर दो, उनके पास है। हरियाणा में कांग्रेस के पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो कांग्रेस को तो सारे के सारे वो लोग जोड़ने पड़ेंगे जो दिल से लड़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो और आगे का इंतजार करना चाहते हो। अभी चुनाव थोड़ा होने जा रहे हैं। आज इस लंच में कोई एक ही बात हुई होगी ना, या तो शक्ति प्रदर्शन हुआ है या फिर एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई है। शक्ति प्रदर्शन है तो प्रदेश कांग्रेस कल जिस मुहाने पे खड़ी थी कौशिक साहब, आज उसी मुहाने पे खड़ी है। मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, शायद कांग्रेस वालों को अच्छी ना लगे। हाँ। शैलजा जी अगर पावरफुल होती, अध्यक्ष के तौर पे काम कर रही होती, तो इतने दिन हो गए उन्हें भी बने हुए, आज तक अपनी बॉडी बनाई क्यों नहीं? अभी तक तो बनी नहीं। और उस बनने में मन नहीं मिले ना, मन नहीं मिले। हाँ, मन नहीं मिले, मैं मानता हूँ ना। तो आज जो ये लंच हुआ है, चाहे हुड्डा साहब ने ही लंच पर सबको आमंत्रण दिया था, आमंत्रित किया था, लेकिन क्या ये विवेक बंसल की कोई एक कोशिश है कि कैसे सबको एक साथ लेकर? अब देखो, फिर मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बातों का ना कभी बीजेपी को बुरा लगता है, कभी कांग्रेस को। आज कांग्रेस को जरूर बुरा लगेगा। मैं ईमानदारी की बात बताता हूँ, चाहे कम से कम आज आपको कोई कांग्रेस प्रवक्ता तो नहीं कहेगा। नहीं कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई कांग्रेस की परेशानी क्या है मैं बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। विवेक बंसल जी एमएलए का चुनाव लड़ते हैं और वो जीते हैं, और आज के दिन शायद वो भी नहीं जीते हुए। हुड्डा जी के सामने वो हैं क्या?
हुड्डा जी उनको क्या समझेंगे? एक जमाना था पृथ्वीराज चौहान यहाँ के थे, यहाँ के जो बहुत हैवी वेट माने जाते थे, वो इंचार्ज थे यहाँ पे। और विवेक बंसल जी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। अब इतने हैवी वेट की पोस्ट को अब बदल के और ऐसा लगाते हो किसी को। अच्छा, और उनके जो साथ वो जो प्रभारी थे वो थे राजू भाई परमार, और वो थे 3 बार के राज्यसभा। अब सोचो, उनके सामने तो विवेक बंसल जी तो कभी पार्लियामेंट में भी नहीं पहुंचे। तो मैं तो हुड्डा जी से तो बहुत जूनियर है वो। क्या आप ऐसे साउंड कर रहे हैं ना कौशिक साहब आज कि हुड्डा साहब लंच ना भी देते तो पावर तो उन्हीं के पास है, क्या फर्क पड़ जाता है? डेफिनेटली देखो, पावर लोकतंत्र में पावर उसके पास है जिसके पास भीड़ है। ठीक है, मैं जवाब सुनो अब आज के दिन बीजेपी के पास भीड़ है, वोट है, तो आप कुछ भी कहते रहे कि भाई ये है वो है, लाना है फलाना है, जो भी कहो आप, पर लोकतंत्र के हिसाब से तो बीजेपी है ना मजबूत। हरियाणा में भी मजबूत है, सेंटर में भी मजबूत है, और यूपी में भी मजबूत है, और अगले आने वाले चुनाव में लगता है हमें यूपी में मजबूत रहेगी। तो जब ये हालात हैं आपके, तो आपको अगर आप मना करना चाहो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सेम हालत हरियाणा की है। हुड्डा जी कांग्रेस खेमे में सबसे मजबूत हैं। उनके एमएलए लगभग सारे एमएलए उन्हीं के खेमे के हैं जो जीते हुए हैं। और जबकि वो अध्यक्ष नहीं थे, उनकी मर्जी से टिकटें जरूर बटी हैं। उन्होंने गलत टिकटें भी बांटी है, मैं जानता हूं। गुड़गांव में सारी टिकटें गलत बटी थी, ठीक है वो, लेकिन वो मजबूत थे तो अपने लोगों को टिकट दिला पाए ना। हार जीत जो होनी थी वो तो हो गई, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं, कल भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं। और मुझे लगता है कि आगे उन्हीं को आगे जिम्मेवारी ज्यादा दी जाएगी और उन्हीं का खेमा जो है वो हावी रहेगा। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ रमेश बामल जी, जवाब दे दीजिए दोनों को। हाँ बिल्कुल जवाब देते हैं जी। जो ये मैंने बड़े ध्यान से सुनी, मैंने किसी की बात में इंटरफेयर नहीं किया। और मैं बता दूं कि एक दूसरे की बात को इंडोर्स करने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। हुड्डा जी का क्या वर्चस्व है इस बात को कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि हुड्डा जी तो वो है, हुड्डा जी तो वो है, तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है कि वो इकट्ठा इनने लंच किया कि जी वो तो अपनी हाई कमान को ताकत दिखाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि संगठन की लिस्ट बनके तैयार हो गए और हमारी अध्यक्षा जो सोनिया जी उनके पास चली गई है, और वो बहुत जल्दी, मैं टाइम नहीं दे रहा उसका, कि वो कभी भी आ सकती है, पहली बात। हाँ। दूसरा, हम बगैर संगठन के भी इलेक्शन लड़े हैं और 31 सीटें आई हैं हमारी बगैर संगठन के भी। तो आज इतना भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हमने तो ये किया और हमें लोग लायक करते हैं। मैं आज ये बता दूं कि घोटालों में और देश को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी का अहम योगदान है और सदियों तक याद रखा जाएगा इसको। और ये कहते हैं कि हमारे को पब्लिक लाइक करती है, ये जाके तो देखे पब्लिक में लोग इनके लिए लठ लेके खड़े हैं वहां, इनको कूटने के लिए। अच्छा। इनको भाषण नहीं करने देते, इनको एंट्री नहीं करने देते। और इस तरह की जो ये बातें करती हैं कि भी वो शैलजा जी ऐसे हैं, फलानी है, ये क्या मुकाबला करेंगे? सी इज आयरन लेडी, उसकी आय, उसका एक वजूद है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, काम करती है, मेहनती करती है। और जब देश महामारी से जूझ रहा था, एक शैलजा जी और उसकी टीम थी। मैं आप बात सुने जी मेरी? बिल्कुल आप बोलिए, आराम से बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आपकी बात मैंने सुनी है, आप बार बार रिपीट कर रहे हो, आप मुझे टाइम दें, मैं अपनी बात रखने के लिए बोलिए। हाँ जी, तो जिस तरह से देश को इन्होंने बर्बाद किया, घोटाले किए, पेपर लीक किए, तो क्या इनको जनता तैयार बैठी है इनका स्वागत करने के लिए? जिस तरह के काम इन्होंने किए हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो 2024 में भी आएंगे, हम तो पहले भी आए, हमने तो ये किया। व्हाट इज द, क्या ये मुद्दा है इस टाइम पे कि हम ये करेंगे? जिस तरह की बातें इन्होंने की, जिस तरह आज बेरोजगारी में हरियाणा का नंबर 1 है, और जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था का इन्हें बेड़ा गर्क किया, चलिए हो गया सर, हो गया। पहली बात तो आपने कहा कि आज हमने साथ में लंच किया तो किसी और को तकलीफ क्यों है? मुझे नहीं लगता सर कि किसी को भी यहाँ पर तकलीफ है इस पैनल में। लेकिन आपको भी तकलीफ थी, चौहान जी को भी थी, कौशिक सर मेरी तकलीफ मैं बताऊंगी ना, आप थोड़ी बताएंगे? मेरी तकलीफ आप थोड़ी बताएंगे? मैं कह रहा हूं आपको तकलीफ थी, अरे चौहान जी को तकलीफ थी, रमेश जी को तकलीफ थी, आराम से रमेश जी, कैसे लंच करे इकट्ठा? अभी तो आप लोगों ने साथ में लंच किया, इतना क्यों तम आ गए? खुशी खुशी बाहर निकले थे मुस्कुराते हुए। मैं कह रहा हूं आपको ज्यादा तकलीफ थी। अच्छा, आप ये देखिए कि
इतना क्यों तमतमा रहे हैं सर? आप नहीं गए थे क्या? बात सुने पहले, आप लंच पे नहीं गए थे क्या? के अंदर डेमोक्रेसी है, हर आदमी को बोलने का वो डेमोक्रेसी देखी है हमने सर, आडवाणी जी के किया वो देखी है ना सर, हमने देखी है। ठीक है, ओंकार सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता इनेलो। सिंह साहब देरी से जुड़े, अब मिलवा देती हूँ, बहुत स्वागत है। अभी आप सुन रहे थे रमेश बामल, प्रवक्ता कांग्रेस को। हमने सीधा सा सवाल इनसे पूछा था कि आज जो लंच पर बुलाया गया हुड्डा साहब की तरफ से तमाम दिग्गजों को, और दिग्गज चेहरे साथ भी दिखे, क्या पार्टी कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस में एकजुटता दिखने लगी है? पहले तो आराम से ही जवाब दे रहे थे, अभी गुस्सा हो गए। ओंकार सिंह जी, इनेलो इस लंच को लंच डिप्लोमेसी के तौर पर देखती है या क्या? अगर विपक्ष सशक्त नहीं है तो लोकतंत्र राजतंत्र में बदल जाता है, तानाशाही में बदल जाता है। आज यही पोजीशन प्रदेश में नजर आ रही है। लोकतंत्र, अगर विपक्ष मजबूत नहीं है हरियाणा में, एक अभय चौटाला जी थे जो विधानसभा में सड़क से लेकर विधानसभा तक हर एक व्यक्ति की बात रखते थे। इस बार का मॉनसून सत्र लगा, देखा ऐसे लगा जैसे कोई ड्रामेबाजी और मैच फिक्स होता है, सिर्फ टाइम स्पैन को खत्म करने की बात हुई। एक अच्छी बात है अगर उन्होंने लंच डिप्लोमेसी करके अपने आप को शक्ति केंद्र बिंदु बनाने की कोशिश करी है, तो एक विपक्ष जो है सशक्त होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे भाई की मैं बात सुन रहा था रमेश जी की, कि बिना संगठन के भी नहीं 31 सीटें आई हैं। वो 31 सीटें कैसी आई हैं जनता को मालूम है, क्योंकि इनेलो के साथ क्या दुर्घटना हुई, एक दुर्घटना ही मानूंगा जो इनेलो के साथ हुई, उसकी वजह से हमारा वोट बैंक एकदम से खिसक गया, जो कि अब चौटाला साहब के बाहर आने से वोट बैंक दोबारा केंद्र बिंदु में वापिस आ गया है। सशक्त विपक्ष आज तक इनेलो निभाती आई है, भले ही उसकी सीट नहीं है विधानसभा में, लेकिन हर हलके में, हर स्तर पर, हर मंच पर, चाहे वो विधानसभा का मंच हो, आज हमारा कोई एमएलए नहीं है, लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हर एक मंच पर हम इनेलो वाले एक सशक्त भूमिका निभा रहे हैं विपक्ष की। और अगर अब इन्होंने हुड्डा साहब ने एक लंच किया है, देखो लंच तो इसीलिए किया कि अपने को शक्ति का केंद्र बिंदु बनाने के लिए, अपने को दर्शाने के लिए कि मैं शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु हूं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अगर इकट्ठे होते हैं तो अच्छी बात है। एक सशक्त विपक्ष, क्या बात कर रहे हो ओंकार सिंह? कांग्रेस सशक्त होगी, कांग्रेस सशक्त होगी तो इनेलो कमजोर नहीं होगी क्या? मैं आपको बता दूं, इनेलो कमजोर नहीं होगी। इनेलो ना कभी कमजोर थी, वो तो पिछली बार एक दुर्घटना होगी। इनेलो कमजोर नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस की दाल तो कैसे बढ़ती है सबको मालूम है। ये सिर्फ एक केंद्र बिंदु बनाने के, अपने आप को दिखाने के लिए इन्होंने लंच डिप्लोमेसी करी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आज अगर विपक्ष की भूमिका में देखते हैं तो सिर्फ इनेलो ही नजर आती है। चलिए चौहान जी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी अध्यक्षा श्रीमती सुश्री कुमारी शैलजा को इन्होंने कहा कि वे आयरन लेडी हैं। हाँ। मैं एक पूर्व सांसद के नाते, एक प्रतिपक्षी दल की नेत्री के नाते उनका पूरा सम्मान करता हूं, परंतु उनको केवल बामल साहब आयरन लेडी मानते हैं। उनकी अपनी पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दूसरे जो इनके दर्जन भर खेमे हैं, उनमें से कोई भी आयरन लेडी के नेतृत्व को कायदे से स्वीकार करने के लिए तैयार न था, न है, न भविष्य में ऐसा होने की संभावना है। इन्होंने कहा वो आयरन लेडी हैं। अंग्रेजी में एक शब्द प्रयोग होता है आयरन आउट करना, तलवटें निकालना। कांग्रेस की सारी लीडरशिप शैलजा जी को छोड़ करके उनके विरोधी गुटों के सारे लोग शैलजा जी को समतल करने में लगे हुए हैं। उनकी सारी ताकत पर सुहागा फेरना कह रहा हरियाणवी में, सुहागा फेरना, गिरना फेरना, समतल करने में लगे हुए हैं। आयरन लेडी खड़ा होना चाहती है, संगठन खड़ा करनी चाहती है, ये पीछे पीछे सुहागा लेके पहुंच जाते हैं, गिरना लेके पहुंच जाते हैं, रोड रोलर लेके पहुंच जाते हैं समतल करने में। तो आयरन लेडी को कांग्रेस के नेता ही आयरन लेडी मान लें तो बाकी हो सकता है प्रदेश के लोग भी उनको आयरन लेडी मान लें। एक बामल साहब ने बहुत आवेश में आके ये बताया कि कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है। बामल साहब, आप अपनी पार्टी को डेमोक्रेटिक पार्टी कहें, अपनी नेता को आयरन लेडी कहें, फिर भी आपका अधिकार है, आपके इस अधिकार को तो मैं नहीं छीन सकता, लेकिन मैं सवाल तो पूछ सकता हूं, जनता की ओर से सवाल पूछ सकता हूं, अपनी पार्टी की ओर से सवाल पूछ सकता हूं। और मेरा सवाल ये है कि जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय नेतृत्व निर्धारित करने के
बिंदु पर निर्धारित करने के मामले में एक खानदान से बाहर आज तक निकल नहीं पाई हो, और जब निकलने की उसने कोशिश की हो तो उसने मुंह की खाई हो, वो पार्टी अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी होने का दावा भला कैसे कर सकती है? जहां अध्यक्ष होने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के लिए गांधी सरनेम ये अनिवार्यता हो, तो उसे डेमोक्रेसी कैसे कह देंगे बामल साहब? और आप कहते भी रहेंगे तो लोग कैसे इस बात को स्वीकार कर लेंगे? ये कांग्रेस के प्रवक्ता सही बात कह रहे हैं। डेमोक्रेसी, एक मिनट दीजिए, देखिए आपने सबको कुछ समय दिया। अगर कांग्रेस में डेमोक्रेसी होती तो इनके ऐसे एक अध्यक्ष थे अशोक तंवर, जो सांसद भी रहे, जो युवा थे, जमीन से उठकर आए थे, किसी खानदान से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, तो ये कांग्रेस पार्टी अपने उस प्रदेश अध्यक्ष को हजम करती, समाहित करती, अपने भीतर आत्मसात करती, उनको आगे बढ़ने देती। लेकिन कांग्रेस पार्टी के डेमोक्रेसी कांग्रेस के भीतर के व्यक्तियों ने अशोक तंवर की ये हालत कर दी कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गया। अब ये कुमारी शैलजा को घेरने घोटने में लगे हुए हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज शक्ति प्रदर्शन किया है तो इसका मतलब ये है कि वो 10 जनपद वालों को घूर रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं कि अगर मेरी नहीं सुनी। क्या वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 जनपद वालों को घूर रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं, जैसा कि प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान कह रहे हैं? रमेश बामल जी आऊंगी जवाब लेने के लिए, बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक लेना होगा। चौहान जी माफी चाहूंगे, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बिना देर किए, बिना वक्त गंवाए, रमेश बामल जी मैं आपके पास लौट कर आ रही हूं, जवाब दे दीजिए। हमारे साथ है नहीं कौशिक साहब, जो अभी तक इस पैनल में बातें चलकर आ रही हैं, या फिर रमेश जी के गुस्से को समझ पाए क्या आप? मुझे तो समझ में नहीं आया एकदम से क्यों तम आ गए। मैं तो चाहता था कि उनके सामने ही बात हो या उन्हीं को जवाब दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्हें वो आते हैं दोबारा तो फिर बात करेंगे। नींव रखी है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी है, इंदिरा जी ने रखी है, जुड़ गए और राजीव जी ने रखी है, और देश को एक कंप्यूटर क्रांति ला दिया, और 18 साल के जेड़े बच्चे थे उनको वोट देने का अधिकार दिया। ऐसे किए कि मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है कि जिसका कोई जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर, जुमलेबाजी कर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आने वाले समय में सबसे झूठा प्रधानमंत्री साबित किया जाएगा। रही बात हमारे खट्टर साहब की, जो आज भी झूठ बोलते हैं मीडिया के सामने कि ऑक्सीजन से कोविड में किसी की डेथ नहीं हुई, जबकि सबकी सब डेथें जो कोविड में हुई है वो ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हुई है। और डॉक्टरों ने खुद, मैंने बात की है और डॉक्टर की वर्डिंग थी कि यदि ऑक्सीजन की कमी है तो जो 60 साल से ऊपर उनकी ऑक्सीजन हटा के यंग ब्लड को ऑक्सीजन जाए। क्या 60 साल से ऊपर? ठीक है सर, ये तो अलग ही ट्रैक पे चले गए ना आप। इस तरह के लंच डिप्लोमेसी पे आइए, लंच डिप्लोमेसी पे आइए। क्या क्या नहीं क्या होता है? आप थोड़ी ना टॉपिक डिसाइड करेंगे, कमाल बात कर रहे हैं आप। मैं कब से सुन रही हूँ सर, आप एक अलग ही ताव में बात कर रहे हैं। लंच डिप्लोमेसी पे बात कीजिए। तो कांग्रेस ही तो है आज डिबेट का विषय, आज डिबेट का विषय यही है। लंच डिप्लोमेसी पे बोलिए प्लीज। नरेंद्र मोदी जी प्लीज। सबसे झूठे जुमलेबाज जिसने देश को बेच दिया। कौशिक साहब आप बोलिए, जो सबसे आप मान जाइए सर, सर मान जाइए। लंच डिप्लोमेसी पे बोलने के लिए कुछ है नहीं क्या? आप क्यों दूसरी पटरी पे जा रहे हैं? मैं जाने नहीं दूंगी, मैं जाने नहीं दूंगी आपको दूसरी पटरी पे। कमाल बात है कौशिक साहब, क्या बात कर रहे हैं ये? आप देख रहे हैं किस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई इन लोगों के पास लंच डिप्लोमेसी पे बोलने के लिए कुछ भी नहीं है? ये इसमें इसे इतना स्मूथ चल रहा है क्या प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ? योगेश कौशिक, मैं देखिए, मैं ये पता नहीं क्यों नाराज भी हो रहे हैं, और इनके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। इन्हें सबसे पहले तो वीरेंद्र चौहान जी को यही जवाब दे देना चाहिए था कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट सिर्फ गांधी परिवार से नहीं रहे हैं, बहुत परिवारों से हैं, बहुत अलग अलग लोग रहे हैं। कैपेबल लोग गांधी परिवार थे बाद में, तो वो बाद में वो हैं आज के दिन। वो लॉजिक पे जवाब नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहां घुमा के जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि अपने मोदी जी ने 10,000 झूठ बोले हैं, मैं भी जानता हूं, मैं गिनवा सकता हूं।
ये लोग, इनकी ड्यूटी क्या है फिर? जब वो झूठ बोलते हैं सरेआम, तो इन लोगों की मेरा ये टॉपिक ही नहीं है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं। इनकी ड्यूटी क्या है? कांग्रेस में जी, प्रदेश कांग्रेस विषय पर रहते तो अच्छा लगता है। विषय पे बिल्कुल नहीं, ये मैं विषय पे रहना चाह रहा हूँ। ये कांग्रेस वाले भी घुमा रहे हैं, आप भी घुमा रहे हो। आप आपस की लड़ाई में हमें घुमा रहे हो। चौहान जी मेरी बात सुनिए। आप हमारे को घुमाते हो, लड़ते आप दोनों। एक सेकेंड चौहान जी, मेरी बात सुनिए। मैं तो लॉजिक पे ही मैं सारी बातें करना चाह रहा हूँ। आप एक मिनट रुक जाइए, मैं दोबारा आ जाऊंगी। चौहान जी, रमेश बामल बीच में नहीं। रमेश बामल अपनी बारी में के बाद मैं वारन करता हूँ कि आप अपने गिरेबान में झांकिए। आपने अडवाणी जी धमकियां देंगे क्या आपके चैनल? रमेश जी कैसी बात कर रहे हैं आप धमकी दे रहे हैं क्या? रुक जाइए ना, रुक जाइए। चौहान जी डेमोक्रेसी की बात। जी चौहान जी बोलिए, जवाब मिला आपको? जवाब मिला? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, योगेश जी को भी बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी याद कराना चाहता हूँ कि स्वाधीनता से पहले की जो कांग्रेस थी वो अलग कांग्रेस थी। उस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, उस कांग्रेस को तिरोहित कर देना चाहिए, उस कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए था। ये स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, बापू गांधी ने कहा था। आजादी के बाद जो कांग्रेस आई वो एक परिवार की, एक खानदान की कांग्रेस है, ये सब जानते हैं। इस झूठ को कब तक आप बारी बारी से रमेश जी प्लीज अपनी बारी में बोलिए। क्या करना चाहिए? रमेश जी अपनी बारी में बोलिए प्लीज। अनामिका जी, देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। रमेश जी अपनी बारी में बोलिए। आज मुद्दा कांग्रेस का है, कांग्रेस पर ही बात हो रही है। रमेश जी अपनी बारी में प्लीज। नहीं, आपकी बारी की बात की क्या है? आप थोड़ी संचालित करेंगे रमेश बामल। मुद्दा क्या? रमेश बामल, हाँ तो लंच डिप्लोमेसी पे ही बात हो रही है। कांग्रेस में ही लंच डिप्लोमेसी पे बात हो रही है सर। आपको मुद्दा पता था तो आप मोदी जी के पास क्यों पहुंच गए? रुक जाइए ना, रुक जाइए रमेश जी, 5 मिनट वेस्ट कर दिया आपने। रुक जाइए, मैं आपको फिर रोक रहा हूँ वहीं पे। आप मुझे मत वार्न कीजिए। आप मुझे क्या और ये धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी दे रहे हैं क्या आप? रुक जाइए ना प्लीज, प्लीज सर रुकिए ना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अरे तो मुद्दे पे बोलने दीजिए ना उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दा थे, क्या किया आपने? 5 मिनट उन पर भाषण दिया। आप रुकिए ना प्लीज, आप मुझे समझाएंगे। प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए, प्लीज। चौहान जी बात कंप्लीट करें और अपनी बारी में ही हर कोई बोलेगा। ये मेरी डिबेट है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। रमेश बामल कोई बीच में नहीं बोलेगा। आपको समझ में आ रही है? शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ मैं। रमेश बामल बीच में नहीं बोलेंगे। चौहान जी बात कंप्लीट करें प्लीज। चौहान जी, देखिए मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूँ कि आजादी से पहले की कांग्रेस, इनको रोके आप, या तो इनका ऑडियो बंद करा दीजिए। आप इतने बुद्धिजीवी हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं? बीच में मत बोलिए ना प्लीज। चौहान जी बोलिए। मैं फिर विनम्रता से दोहराऊंगा कि स्वाधीनता से पहले की कांग्रेस भिन्न कांग्रेस थी। उस कांग्रेस को तो तिरोहित करने के लिए महात्मा गांधी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से कहा था। आजादी के बाद की कांग्रेस, नेहरू जी की कांग्रेस, इंदिरा जी की कांग्रेस, राजीव जी की कांग्रेस, शैलजा जी की कांग्रेस 10 जनपद की कांग्रेस है, एक परिवार एक खानदान की कांग्रेस है। उनको डेमोक्रेसी का डी तक मालूम नहीं है। वो सी फॉर करप्शन वाली कांग्रेस है, वो सी फॉर कंफ्यूजन वाली कांग्रेस है। ये सारे देश ने देखा और जाना। योगेश जी को मैं बताना चाहूंगा कि योगेश जी भारतीय जनता पार्टी और उसके शिखर नेतृत्व पर जिस तरह आपने हल्के शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया है, वो आपको शोभा नहीं देता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति आपको कम से कम शब्दों का चयन करते हुए थोड़ा सा शिष्ट रहना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इतना ही अनुरोध करूंगा। आप भले ही कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह अपनी बात रखें, वो आपके उस अधिकार पर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। रही बात डिनर, ये जो लंच डिप्लोमेसी या और दूसरी बातें जो जिस पर आज की चर्चा है, जिस पर कोई फोकस होना नहीं चाहता और कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता फोकस होना नहीं चाहते, मेरा ये कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस की पहचान किस चीज से है? हरियाणा में कांग्रेस की पहचान उसके अंदरूनी कलह से है। जहां कोई अध्यक्ष बनता है अशोक तंवर, या जहां कोई अध्यक्ष बनती है कुमारी शैलजा, तो शेष सारे गुट उनकी टांग खींचने में लग जाते हैं, उनको घसीटने में लग जाते हैं, उनको गिराने में लग जाते हैं। और ऐसा वो मेरे कहने से नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं करते। हमारी योजना ही ये रहती है। तो कांग्रेस कलह वाली कांग्रेस है, कांग्रेस कंफ्यूजन वाली कांग्रेस है,
कांग्रेस केवल और केवल कल वाली कांग्रेस है, और वो कांग्रेस बची अब हरियाणा में जिसकी नेता सार्वजनिक रूप से वीडियो पर ये कहती पकड़ी गई कि भला हो किसान आंदोलन का, वरना हम तो खत्म हो गए थे, थोड़े बहुत किसानों के सहारे जिंदा हो सकते हैं, हम किसानों को दारू भेजेंगे, हम किसानों को घी भेजेंगे, पैसे भेजेंगे आंदोलनकारियों को, तब जाकर के हम आ जाऊंगे, दोबारा आ जाऊंगे चौहान जी। ठीक है, वक्त कम है इस बार, कम वक्त मिलेगा। ओंकार सिंह आ जाऊंगी चौहान जी, दोबारा आ जाऊंगी। अनामिका जी पहले तो मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर बहस हो रही है, पूरा देश देख रहा है। हाँ। और यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे आपस में लड़ रहे हो, बहुत अफसोस की बात है। और अब मैं कहना चाहूंगा, हमारी बात हो रही लंच डिप्लोमेसी पे, लेकिन मेरे भाई वीरेंद्र चौहान जी कांग्रेस के अंदर घुस जाते हैं। देखो उनका कौन अध्यक्ष है कौन नहीं है, हमें कुछ लेना देना नहीं। हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। लंच डिप्लोमेसी कांग्रेस की बात है, सबको दे रही हूँ, जल्दी लौटूंगी, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। और ओंकार सिंह जी, कांग्रेस की ही लंच डिप्लोमेसी की बात हो रही है, तो कांग्रेस पर एक दो लाइन और बात हो सकती है। बात लंच डिप्लोमेसी की हो रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष में घुस जाते हैं। हाँ। लंच डिप्लोमेसी का मतलब है कि अगर वो अपने आप को शक्ति केंद्र बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। आपको याद होगा हुड्डा साहब का 2014 का बयान, जब उन्होंने कहा था, जब राज्यसभा में गई थी कुमारी शैलजा, उन्होंने बोला था जंगी घोड़े और होते हैं, शादी के घोड़े और होते हैं। जो ये लैंग्वेज बोली गई थी, ये विशेष तौर पर बोली गई थी। और पिछले वर्ष कुलदीप बिश्नोई का भी ये बयान है कि युद्ध जो है जंगी घोड़ों से जीते जाते हैं या शादी वाले घोड़ों से नहीं जीते जाते। जब इनके मन में इतनी ही डिफरेंसेस आ चुकी हैं, तो लंच डिप्लोमेसी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मेरे कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रही है। अगर लंच डिप्लोमेसी के थ्रू एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, तो इनेलो को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इनेलो एक मजबूत विपक्ष है और रहेगा, लेकिन हमें इस चीज की खुशी रहेगी क्योंकि आज विधानसभा में हमारा अगर सदस्य नहीं है, और कांग्रेस अगर विधानसभा में सरकार को घेरती है, क्योंकि अनगिनत मुद्दे हैं विधानसभा में, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, कोरोना मृत्यु का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, रजिस्ट्री का मुद्दा है, बहुत से मुद्दे हैं अनगिनत। कांग्रेस कहीं भी मुद्दा, किसान का मुद्दा कोई भी नहीं उठा पाई है। तो ये हमारी एक बदकिस्मती रही है। अगर हुड्डा साहब एक शक्ति का केंद्र बिंदु बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या इतराज है? हाँ। हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन ये इकट्ठे हो नहीं पाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ऐतराज भी नहीं है, चौहान जी ऐतराज भी घुस जाते हैं, ओंकार सिंह, अपनी पार्टी की ओंकार सिंह, ऐतराज भी नहीं है, एतबार भी नहीं है। हाँ जी कौशिक साहब, नहीं ऐतराज नहीं है, एतबार तो इनका असर शुरू से देख रहे कि इनका आपस में क्या हाल है। जंगी घोड़े और शादी घोड़े का जो बयान है कोई छोटा बयान नहीं है। जंगी घोड़े और शादी के घोड़े वाले बयान पर मैं आपसे जवाब लेने के लिए, रमेश जी, बिल्कुल मैंने सुधार लिया। रमेश जी मैं लौटूंगी, लेकिन पहले कौशिक साहब की बात पूरी हो जाए। कौशिक साहब, देखिए मैं ना बड़े मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है जब ये प्रवक्ता लोग, जैसे अभी ओमकार जी कह रहे थे, बड़े छोटे लेवल पे आए थे, इन्होंने मुझे 2 मिनट में कह दिया कि मैंने बड़े हल्के शब्द इस्तेमाल किए। एक ने कह दिया मैं कांग्रेसी हूं, एक ने कह दिया मैं बीजेपी की तरफ से मेरे पेट में दर्द है। कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है, नहीं उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी जो मैंने आपने नहीं कही, आपने नहीं सर, वो बीजेपी कांग्रेस वालों की बात कर रहा हूं मैं, आप सही कह रहे हैं। तो क्या है, मैं अपनी बात पे कायम हूं। प्रधानमंत्री जी ने 10,000 झूठ बोले हैं, मैं गिना सकता हूं, मैं वीडियो दिखा सकता हूं। चलिए वापस आइए। नहीं, मैं अगर ये मुझ पे लांछन लगाते हैं, बिना बात ये बात करेंगे तो मुझे करनी पड़ेगी। चौहान जी रुक जाइए, मैंने उन्हें रोक दिया है। चौहान जी मैंने रोक दिया है। चौहान साहब प्लीज सर, मेरे पास 5 मिनट बचे हैं, प्लीज सर, मैंने रोक दिया, मैंने बोलने नहीं दिया। कौशिक साहब प्लीज, लंच डिप्लोमेसी पे आना चाहता हूँ, आने नहीं देते मुझे। आ जाइए ना, मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं पहले अब बता रहा हूँ। हाँ। अब कांग्रेस को बुरा लगेगा। हाँ। कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे ये अगर बता पाए कि शैलजा जी के बनने के बाद शैलजा जी ने जितने कार्यक्रम रखे उनमें हुड्डा जी ने शिरकत कहां की। अभी लेटेस्ट प्रोग्राम बता देता हूं मैं, इनको पता होगा। लेटेस्ट प्रोग्राम था इनका कि हर पेट्रोल पंप पे ये जाएंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज या जहां भी हैं। गुड़गांव भी आए थे ये लोग, गुड़गांव के पेट्रोल पंप पे आए थे, कमलबीर के पेट्रोल पंप पे, वहां आई थी शैलजा जी, और वहां पे लोगों को, कांग्रेस के सारे लोगों को कहा गया। तो क्या कांग्रेस के अंदर 20 या 30 या 40 लोग ही हैं सिर्फ गुड़गांव के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है।
अगर कांग्रेस के हुड्डा जी और ये सारे मिलके इकट्ठे करते तो कम से कम मिनिमम कह रहा हूं मैं, मिनिमम 5,000 लोग इकट्ठे कर सकते थे, इतने वर्कर हैं इनके। लेकिन वहां 50-100 से ज्यादा लोग नहीं थे ये। और इससे बड़ी बात यह है कि अखबार तक में इनकी खबर नहीं आई। तो मैं ऐसे मान लूं कि ये सारे के सारे लोग एक हैं। अब दूसरी बात पे फिर इनको पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है, मैं तो इन्हीं के पार्टी के नेता की तारीफ कर रहा हूं। हुड्डा जी क्या इनकी पार्टी के नहीं है? वो पावरफुल नहीं है तो मना कर दें, क्योंकि उन्हीं के तो एमएलए इनके यहां जीते हुए सारे के सारे। और शैलजा जी का मैंने जो बोला वो कहां गलत बोला? शैलजा जी वहां से सिरसा से चुनाव लड़ती थी, वो जगह छोड़ के आई, वहां पे हार गई। उसके बाद अंबाला आई, अंबाला में हार गई। तो जंगी घोड़े और ये जो बातें जो हो रही हैं, जो भी करता है उनके मतलब अपने तरीके से निकालें। लेकिन मैं ये मानता हूं इसमें भी दो बातें हैं, एक होता है संगठन को चलाना और एक होता है चुनाव जीतना। तो संगठन चलाने में अगर कोई सक्षम है, जैसे बीजेपी के अभी पहले मैं बीजेपी का उदाहरण भी देता हूं, अनिल जैन जी होते थे इंचार्ज और सुरेश भट्ट जी होते थे। सुरेश भट्ट जी शायद कोई चुनाव नहीं लड़े, अपने छात्र जीवन में लड़े हैं वो चुनाव, पर वैसे कोई चुनाव नहीं लड़े। लेकिन उनकी पावर इतनी थी कि वो सरकार ले आए हरियाणा के अंदर, जहां पे बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था। 4 सीटों से वो ले गए अपनी सरकार बनाने पे, और वो सरकार को कायम रख के छोड़ के गए हैं आज के दिन। हाँ। तो अगर ये मानते हैं कि भाई हमारे पास इतने पावरफुल ये हैं काम करने वाले, जो जिसे ये कह सकते हैं कि जी संगठन के लोग हैं। संगठन के लोग ना बंसल जी हैं, ना संगठन की मैडम शैलजा जी हैं। अगर शैलजा जी हैं तो शैलजा जी का लेवल तो ऐसा है कि वो जनरल सेक्रेटरी बन के कहीं 3-4 स्टेट देनी चाहिए उनको, अगर वो संगठन की हैं तो। लेकिन वो नहीं है। पर ये पता नहीं क्यों लड़ाइयों को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि लड़ाइयां चलती रहें। वरना पिछले चुनाव में हमने बैठ के यहीं पे बहस की थी कि कांग्रेस गलत कर रही है, कांग्रेस की सीट 30 से ज्यादा आ रही है। हमने बोला था यहाँ पे, कांग्रेस वालों को नहीं पता लगा कि वो 30 से ज्यादा जीत रहे हैं, पर आपस की लड़ाई में सर फोड़ के वो 31 पे टिक गए। वरना वही अगर मान लो चुनाव पूरे सारे के सारे मिलकर लड़ते तो बात अलग होती। अब मैं बता देता हूं उनको, और ये खुद भी मान लेंगे। हुड्डा जी, कप्तान अजय सिंह उन्हें बुलाते रहे अपने चुनाव के अंदर, हुड्डा जी आए नहीं उनके चुनाव में। इसको क्या मानोगे आप? क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आज जो लंच किया है एक साथ मिलके, कांग्रेस तब नहीं समझी थी जब वो 30 प्लस 31 से भी कहीं ज्यादा ले सकती थी कि एकता में बल है? आज कांग्रेस समझ रही है कि एकता में बल है। हाँ, अब समझ में आ रहा है। अब एक ओमकार जी ने बहुत अच्छी बात कही है, इनके साथ उसे दुर्घटना कहो या आपसी झगड़ा कहो, मैं गारंटी करता हूं अगर ये टूटन इनमें ना हुई होती तो कांग्रेस और बीजेपी तमाशा देखते और ये कहीं ऊपर होते। चलो ये इत्तेफाक हुआ, हो गया, चलो राजनीति में कांग्रेस क्यों तमाशा देखती? वो तो गेन कर रही होती ना। वो गेन करती नहीं करती वो, अरे नहीं, फिर आंकड़े बदलते हैं, आंकड़े बदलते हैं, सब कुछ बदलता है। हाँ। लेकिन उनके ओमकार जी के घर में कुछ कलह होगी और वो गड़बड़ हो गया मामला सारा का सारा। हाँ। इसका फायदा सारा का सारा कांग्रेस को मिला। और मैं फिर बात कर रहा हूं, कांग्रेस में हुड्डा जी ने प्रूव किया। अभी एक इलेक्शन क्या बात कर रहे हैं? अभी तो रमेश बामल कह रहे हैं कि हम बिना संगठन के भी, बिना संगठन कुछ नहीं होता। मैं फिर बता रहा हूं, अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था, वो जो गोहाना का इलेक्शन हुआ है, गोहाना के इलेक्शन में हुड्डा जी ने प्रूव किया। वहां बता दें मुझे बामल जी कि हरियाणा का कौन सा कद्दावर नेता हुड्डा जी के अलावा उसके साथ लगा हुआ था? बता दीजिए बामल जी, सबका जवाब। हाँ जी, मैं बता दूंगा ब्रदर, आपने कुछ बातें हैं जो बड़ी सही बोली हैं, सम्मान करता हूं मैं आपकी बातों का, और बड़ी मेच्योरिटी वाली। बाना में विवेक बंसल जी भी थे, शैलजा जी भी थे, रमेश बामल भी था। रमेश बामल के पास 5 गांव थे और 5 गांव में मेरी ड्यूटी थी वहां पे, और मैं वहीं रहा हूं पूरे इलेक्शन में। पूरी शैलजा जी, चाहे आप शैलजा जी की टीम कह लो, चाहे उसको हुड्डा जी की टीम कह लो, चाहे आप उसको जो मर्जी नाम दे लो, लेकिन वो सभी कांग्रेस वर्कर थे, लीडर थे, और सबने एकजुटता से काम किया और वो सीट जीती वहां से। पहली बात। दूसरा, यदि कोई भी कांग्रेस का नेता यदि लंच पे किसी को इनवाइट करता है तो ये एक परिवार का संयुक्त होना साबित करता है कि एक नेता के आह्वान पे पूरे इलाके के दूसरे छोर से लेके और चंडीगढ़ में इकट्ठे होना, इकट्ठे ही लंच करना, ये साबित करता है कि जब भी जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस एक है, मतभेद और मनभेद चलते रहते हैं। ठीक है जी। और रही बात जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ सकती थी 2019 में, कहीं ना कहीं हमारे पार्ट पे कमी रह गई है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन हमें ये पता ही नहीं था इस चीज का
कहीं न कहीं से छोटी मोटी कमियां रही है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आती है, मैं एडमिट करता हूं। चलिए, देर आए दुरुस्त। रही बात आज भारतीय जनता पार्टी के जो आज रूल है हरियाणा के अंदर, विद साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अफसर बेलगाम हो गए हैं, और ओम प्रकाश यादव ने स्टेटमेंट दी थी बाद में। इस पर बात में 1 मिनट बचा है। नहीं चौहान जी, बात बताते, देखो जी टाइम नहीं है ना सर, 2 घंटे की डिबेट नहीं है ना, 1 मिनट बचा है, बाकी फाइनल कमेंट भी लेना है। 1 मिनट और लो, होगी बात, 1 ही मिनट बचा है ना सर, रुक जाइए प्लीज, हो गया। चौहान जी जल्दी बोलिएगा, जल्दी से, 20-20 सेकंड है सबके पास। अनामिका जी, जनता द्वारा नकारी गई कांग्रेस, करप्ट और कंफ्यूज कांग्रेस, उसकी स्थिति पर मुझे सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी करनी है कि हरियाणा में उसके पास लीडरशिप के नाम पर कुछ ऐसे क्षत्रप बचे हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत प्रभाव है, और वे अपने आप को पूरे हरियाणा का खलीफा घोषित करके एक दूसरे के साथ जूतम पेजार में लगे हुए हैं। हरियाणवी का मुहावरा है कि जूतियां में खीर बनना, इनकी जूतियां में खीर लागरी बनना। ये किसान आंदोलन के भरोसे पर अपने आप को जिंदा करना चाहते हैं। इनके चलिए बात खत्म, नहीं किसान आंदोलन पर बात में। ओंकार सिंह 20 सेकंड, ओंकार सिंह 20 सेकंड, प्लीज 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 प्लीज, मुझे वाइंड अप के लिए कमांड आ जाएगा सर, प्लीज प्लीज सर, रिक्वेस्ट है। ओंकार सिंह 20 सेकंड। अनामिका जी, ये तो पूरे हरियाणा को पता कि कांग्रेस में कैसे आपस में मतभेद हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं। ठीक है, लंच डिप्लोमेसी के थ्रू इन्होंने एकजुटता जताने की कोशिश करी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ पूरा हरियाणा आज जानता है कि अगर इनेलो एकजुट है, इनका एक ही नेता है हमारा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। हमारे में कोई बंदर बांट नहीं है, कोई आपस में मतभेद नहीं है, ये जनता अब जान चुकी है। पिछली बार घर में कुछ क्लेश हो गया था, कोई दुर्घटना हो गई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस को 31 सीटें मिल गई, वरना ये सीटें 10 भी नहीं आनी थी। और मैं बताना चाहता हूँ इस बार जनता गलती करेगी, अगली बार जनता गलती नहीं करने वाली है। योगेश कौशिक साहब, रमेश बामल जी ने 1 घंटे की डिबेट में पूरे ताव में बात कर रहे थे वो, लेकिन आखिर में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस एक है। ये उनके शब्द हैं, और शब्दशः बोल रही हूं मैं, वर्ड टू वर्ड। जरूरत पड़ने पर कांग्रेस एक है, मतभेद और मनभेद चलते रह रहे हैं। जनाब, यही तो हम कह रहे थे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बामल जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और जो भी राजनीतिक लोग बैठते हैं या सुन रहे हैं उनसे मेरी एक ही गुजारिश है कि इवन अगर आप अपोजिशन में भी हो तो आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव करने के लिए काम मिलते हैं अगर करोगे तो। और ये कांग्रेस की जरूरत हो या ना हो, देश की जरूरत है कि एक मजबूत विपक्ष हो और लोगों को बता सके, समझा सके, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। ठीक है, अगर ये नहीं करेंगे तो समय आपको भी माफ नहीं करेगा। सिर्फ अब रूलिंग पार्टी को गाली देने से काम चलने वाला नहीं है, आप लोगों को कुछ करना ही होगा अगर देश बचाना है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। इस लंच डिप्लोमेसी के आगे रंग क्या होते हैं ये भी जरूर अपडेट के साथ आपको बताएंगे।